अस्सलाम वालेकुम। बजट तो यह प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। और जैसे कि मौजूदा दौरे हुकूमत में तीसरा बजट पेश किया इस हुकूमत का आ चुका है, तो इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ आज इस एपिसोड में बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे आप इनको देखते हैं, बतौर बिजनेसमैन की हैसियत से भी देख रहे होते हैं, तज्जिया भी कर रहे होते हैं अक्सर। तो मैं बात करना चाहूँगा, हमारे साथ आज की इस एपिसोड में बजट पे बात होगी। बजट के साथ साथ हम इंडस्ट्री पे बात करेंगे कि खास करके ये जो बजट आया है ये इंडस्ट्री के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल भी वक्त ज़ाय के बगैर मैं चाहूँगा कि आज के एपिसोड में जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, ख़ास करके वक्त उन्होंने हमारे निकाला है, हम बहुत मशकूर हैं उनके। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जौहर अली कंधारी साहब मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा नाम बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर, माशाल्लाह चेयरमैन रह चुके हैं काटी के। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी ग्रुप चेयरमैन है वो कंधारी ग्रुप ऑफ कंपनी के। मैं उनसे बात भी आपकी करवाऊँगा, बजट पे बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि ये जो बजट पेश किया गया है खास करके 2021 से 22 के लिए, ये बजट पाकिस्तान की मईशत को कितना मुस्तहकम रखेगा, इसकी तरक्की में कितनी ज़्यादा मराहिल तय कर सकता है। तो इस पर हम बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो वेलकम करूंगा मैं अपने शो में। बजट तो ये है मैं, और अब बहुत कीमती वक्त आपने अपना जो है वो हमारे लिए निकाला है। तो सर मुझे बताइएगा कि इस साल जो बजट पेश किया गया है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले आपका ये BTV का सबका शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया इतने इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने का। बजट जी, करंट बजट की हम बात करें तो बजट बेसिकली एक तखमीना होता है अगले साल के काम के लिए, जो किसी भी, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो मुल्क का हो, बनाया जाता है। जो इस हुकूमत का तीसरा बजट था, और इत्तेफाक की बात यह कि तीसरा बजट 3 मुख्तलिफ लोगों ने पेश किया, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी भी रही होगी चीज़ों में, क्योंकि एक आदमी कंटिन्यू चीज़ों को करता है तो उसका सिस्टम और होता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हालात, जो करंट सिनेरियो है पूरे दुनिया का, पूरे और मुल्क का, इकॉनमी के हवाले से, लॉ और जितनी चीज़ों के हवाले से, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि बड़ा मुतवाज़िन और एक बेहतरीन बजट है। एक बड़ी अच्छी कोशिश है शौकत तरीन साहब की कि उन्होंने इन छोटे से मुख्तसर से वक्त में एक जामे और एक मुकम्मल बजट दिया है। अब बजट, वैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एक तखमीना होता है, अब इसको एग्जीक्यूशन होने में कुछ चीज़ें बजट से बढ़ेंगी, कुछ चीज़ें बजट से कम होंगी, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा बजट है। अगर इन चीज़ों पे सब पे, सिवाय कुछ चीज़ों के, डेफिनेटली हर चीज़ 100% कभी नहीं होती, उस पर भी अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे चल के सोचे और रिव्यू करे, और जो मुतालबात हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, इंडस्ट्रीज़ के लोगों के, उस पर थोड़ा सा और कंसिडर करें, तो आई थिंक चीज़ें और होंगी। बजट और एक अच्छा कामयाब बजट बन सकता है। इस साल के लिए ये एक बेहतरीन बजट साबित हो सकता है। सर मुझे बताइएगा, खास करके कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में इस तरह का बजट आना, तो इसको किस तरह देखेंगे? बहुत अच्छी बात है। कोविड ने ये पैंडेमिक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया, बल्कि हम तो उन खुशकिस्मत मुल्कों में से, उन लोगों में से हैं जो बहुत कम मुतासिर हुए हैं। वरना जिस तरीके से लोगों में, यूरोप जैसे एडवांस डेवलप कंट्रीज़ में 1200 1500 आदमी एक दिन में मरे, तो इन हालात में ज़ाहिर सी बात है, जब ये हालात होते हैं, आप अपने घरों में बैठ जाते हैं, कारोबार बंद, मार्केटें बंद, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद, पोर्ट बंद, बैंक बंद, तो आप सोचें कैसे कारोबार होगा। तो इस हालात के अंदर जो चीज़ें, जो साल 1.5 साल पिछला गुजरा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क की इंडस्ट्री को, छोटी कारोबारी ख़ासतौर पर लोगों को जो छोटी मार्केटों में कारोबार कर रहे हैं, दुकानदार हैं या छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया। और वो लोगों को बहुत टाइम चाहिए, और बुरा लगता है कहते हुए कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोविड के बाद दोबारा खड़े ही नहीं हो सके। तो अब ये और बात है कि अब उसमें कोई यही वक्त होता है कि ऐसे हंगामी हालात में जब पूरी दुनिया चल रही हो, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें और सहल और आसान चीज़ें लेके आए, इंसेंटिव लोगों को दें, ताकि वो अपना रिवाइव कर सकें और इस दौर से निकल सकें। सर मुझे बताइएगा, खास करके इस बजट में सबसे ज़्यादा हुकूमत ने किस शोबे को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है? जनरली देखा जाए तो उनका फोकस, हर हुकूमत का जो पहला टारगेट या पहला फोकस होता है वो एक्सपोर्ट होता है। देखिए वो एक ऐसी सोर्स है जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने मुल्क के लिए, कि इंपोर्ट को थोड़ा सा डिस्करेज करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल तो एक्सपोर्ट पे ही उन्होंने फोकस किया, लेकिन उसके साथ साथ जो और चीज़ें उन्होंने की हैं, जैसे कि विथ होल्डिंग टैक्स के अंदर बड़ी 10-12 आइटम में कमी ख़त्म कर दिया है, वेव कर दिया है, कुछ में 17 से 12.5% कर दिया है, और इसके अलावा और कुछ जो थोड़े से इख्तियारात जो FBR के सुनने में आ रहा है कि उनको भी कम करके एक फ्रेंडली माहौल बनाने की कोशिश की है। टैक्स नेटवर्क बढ़ाने की बातें की हैं, मोबाइल फ़ोन पे चीज़ें कुछ थोड़ा सा उन्होंने सेल टैक्स वगैरह पे कमी की है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत कर सकती थी। ये अच्छे इक़दाम है, इससे फ़र्क पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें
चल के ही आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा बजट बन सकेगा और अच्छा काम चल सकेगा पूरे मुल्क का। सर, कैपिटल वैल्यू टैक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी ज़ाहिर है उन्होंने थोड़ी सी छूट दी है, उन्होंने थोड़ा सा कमी की है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की बात करें तो 850 सीसी गाड़ियों को जो है उस पर बिल्कुल टैक्स रिड्यूस कर दिया है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन कतरा कतरा दरिया बनता है। 2.5% का कैपिटल गेन में उन्होंने फ़र्क किया है कैपिटल वैल्यू टैक्स के अंदर, सॉरी, तो डेफिनेटली उसका असर तो आएगा। देखिए, टैक्स अगर 1% भी कम होगा या मार्कअप रेट ½ % भी कम होगा तो आपकी पूरी इकॉनमी पर असर डालता है। और डॉलर की रेट अगर 2 पैसे 5 पैसे ही बढ़ जाते हैं तो वो भी आपके पूरे निज़ाम को दरम भरम कर देते हैं। बहरहाल अच्छा इक़दाम है, छोटी गाड़ी के हवाले से बहुत अच्छा फैसला है। उसका कोई बहुत बड़ा अल्टीमेट फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन जिसके लिए 850 सीसी गाड़ी खरीदनी है, अगर उसके लिए लाख रुपये भी कम हो जाते हैं, 1.5 लाख रुपये भी कम हो जाते हैं तो उसके लिए बड़ा अमाउंट है, क्योंकि वो एक लिमिटेड एक सर्टन स्केल के लोग उसमें जाते हैं। तो उनके लिए जैसे कि उसमें कुछ सेल टैक्स की कमी भी की गई है, आई थिंक विथ होल्डिंग टैक्स भी वेव किया गया है, तो आई अप्रिशिएट कि अच्छा इकदाम है। और बल्कि 850 से बढ़ा के इसको और भी थोड़ा सा, क्योंकि एक जो थोड़ा सा एक मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके तो उस पर भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, लग्जरी गाड़ी पे ना करें, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस पर ज़रूर और भी अगर बेनिफिट दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर, गाड़ियाँ तो रखने का शौक़ हर किसी को होता है, हर कोई गाड़ी रख सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गाड़ियाँ जहाँ चल रही हों, खास करके रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अगर गाड़ियाँ इस तरह ज़्यादा आएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सेटल्ड है इस तरह, या इसको अभी और ज़्यादा ज़रूरत है? अच्छी बात की आपने। अनफॉर्चुनेटली ये मसला हमारे साथ रहा है कि हमने माजी में अगर हम देखें कुछ और ऐसे भी गुजरे हैं कि मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेता, कि उन्होंने बहुत बेतुकी छूट दी कंज्यूमर फाइनेंसिंग की, और ये हुआ कि बैंकों ने जो है ना वो आपके घर में टीवी, वीसीआर, फ्रिज, इस टाइप की जो चीज़ें होती थी वो घर घर इंस्टॉलमेंट के ऊपर पहुंचना शुरू हो गई। हमने बहुत बड़ी इंपोर्ट करके बहुत सारी चीज़ें बढ़ा के लोगों को सहूलत दी, जो कि बहुत अच्छा इकदाम था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वो सब चीज़ें चलाने के लिए बिजली भी चाहिए। हमने बिजली नहीं बढ़ाई, हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट इंपोर्ट करके उसको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आया करके लोगों को घर में उनको आसाइश पहुंचा दी, जिसका वजह है कि फिर लोड शेडिंग हो कि वो चीज़ें चलती नहीं थी, बंद पड़ रही, और लोगों को उसको बैंकों को इंटरेस्ट भरने पड़े। यही चीज़ हमारे साथ इस सेक्टर में भी आई है कि हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ासतौर पे अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहरों के अंदर, बिलखुसूस कराची शहर के अंदर उस तरीके से नहीं बढ़ाया, ना उस पर कोई ऐसा बजट रखा गया, ना उस पर कोई इतना काम किया गया, सिवाय चंद चीज़ों के। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ना होना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट अपने हवाले से कुछ चीज़ों पे काम कर रही है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी पॉपुलेशन है, जितनी डिमांड है, आप देखें लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल, आप एक सिग्नल पर अगर 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है तो आप देखेंगे आपके सराउंडिंग में सैकड़ों मोटर बाइक होती है, तो वो उसी रोड पे चलती हैं। और वो फिर अनफॉर्चुनेटली वो इतने अवेयर लोग नहीं हैं, वो गाड़ी चलाना जानते हैं लेकिन ड्राइविंग सेंस नहीं रखते। ये वजह है कि आए दिन बदतरीन हादसा जो है स्कूटर की वैसे होते हैं। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, लोग ले रहे हैं, इंपोर्ट गाड़ी हुई हैं। देखिए, गाड़ी आज एक किसी भी शहर में रहने वाली की बड़ी बेसिक नेसेसिटी है। पहले ये आसाइश काउंट होती थी, अब ज़रूरत है। अब आप, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा निज़ाम तो है ही नहीं कि जिसमें आप बोलेंगे जी और डेवलप कंट्री की तरह बहुत अच्छा नेटवर्क है, अंडरग्राउंड ट्रेनें चल रही हैं, ओवरहेड ट्रेनें चल रही हैं, मेट्रो सिस्टम है, ट्यूब सिस्टम है, बसें, कुछ भी नहीं है ना। अब आपको जाने के लिए या तो आपकी अपनी बाइक हो या आपके पास अपनी गाड़ी हो। यही वजह है कि एक घर में 3-3 लोग एक बाइक पे बैठ के काम पे निकलते हैं। अब या तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतरीन कर दें। मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े मुल्कों में लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ा करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सहल है। तो इस वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की शदीद तरीन ज़रूरत है। सर, कराची के लिए खास करके फेडरल गवर्नमेंट ने जो तजवीज़ दी है वो 739 अरब रुपए की दी है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से 739 अरब रुपए दिए हैं, तो क्या कराची के लिए ये काफ़ी होंगे या सिर्फ कागजात की हद तक ही इस चीज़ को महदूद रखा जाएगा? थोड़ी सी सियासी बात हो जाएगी तो मैं ज़रा अवॉइड ही करूँगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट में आने के बाद आई थिंक ये पहला पैकेज नहीं है। ऐसे माजी में भी बड़े पैकेज अनाउंस किए गए जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुए और सियासी तौर पर उसकी मुखालफतें भी हुई हैं और लोगों ने बड़ा ओपनली आगे ब्लंटली इसको बारे में बोला है। मेरा सिर्फ ये गुजारिश है कि जो भी पैकेज दिया जा रहा है, चाहे 739 का हो या पिछला 1200 का हो या जो भी दिया गया, वो नज़र आना चाहिए। देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, थोड़ा टॉपिक सेट के कि हमारे एक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हमें सिंध गवर्नमेंट ने 1.25 अरब रुपए का एक पैकेज दिया था जो उन्होंने तमाम टाउन एसोसिएशंस को दिया, उसमें कोरंगी को भी दिया। वो पैसा आया बेसिकली पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के पास, इंडस्ट्रीज़ के पास, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी, उसको मॉनिटर किया गया, उसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी रखे गए थे, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में था। उस पैसे से जो डेवलपमेंट हुई है, उस पैसे से जो काम हुआ है, उस पैसे से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वो आज देखने जैसा है। वो एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है कि पैसे की यूटिलाइजेशन कैसी हुई है। उसकी बुनियादी वजह थी कि उसमें करप्शन नहीं था, उसमें अकाउंटेबिलिटी थी। हर इंडस्ट्रीज़ को एक खौफ था कि इसमें 10 रुपये भी इधर से उधर ना हो, कल को मुझसे कोई पूछ ना ले। लोगों ने अपना टाइम निकाल के, अपना वक्त छोड़ के उस इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम किया।
जिसमें और काम हो रहा है। तो ऐसे ही ये पैकेजेस भी अगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी खासतौर पे जो इससे मुतल्लिक़ लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके उनको भी उस कमेटी का हिस्सा बनाया जाए, उस निज़ाम का हिस्सा बनाया जाए, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी, कम पैसों में होंगी और इसका रिजल्ट भी नज़र आएगा। सर, करप्शन को ख़त्म करने के लिए, करप्शन पे कंट्रोल करने के लिए, खास करके हम जब करप्शन देखते हैं तो बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में भी बड़ी करप्शंस नज़र आ रही होती हैं। अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो क्या सजेशन देंगे आप? मुश्किल सवाल है, मैं नहीं समझता कि वो इसका जवाब मैं फ़ौरन दे सकूंगा। देखें सर, मतलब कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा फैक्टर जो अफेक्ट कर जाए? एक ही चीज़ है, देखिए हम जिस रीजन में हम रहते हैं थर्ड वर्ल्ड के अंदर, ना पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में, यहाँ पे ये जो करप्शन का लफ्ज़ है ये एक किस्म का इस मजबूती से सरायत कर गया है कि ये इसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, हर आदमी, हर हुकूमत इसके खात्मे की बातें करती है, हर लीडर इसके खात्मे की बात करता है, लेकिन वो बेबस नज़र आते हैं क्योंकि वो इतना मजबूत जड़ें बन गई हैं कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा इनकलाब तो इसको निकाल सकता है, वरना इसको तोड़ने का एक ही तरीका है और वो है टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी को इतना सिस्टम में ले आएँ, इतना एडवांस कर दें कि वहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाए, हर चीज़ ऑनलाइन पे हो। आज देखें ना, आज के बैंकों में लोग कौन जाते हैं, बहुत बड़ी मेजॉरिटी शहरों में जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसे कर रहे होते हैं, ऑनलाइन ले रहे होते हैं। तो ये नहीं कहता कि बैंकों में करप्शन है, ऐसी जब सरकारी इदारे जैसे कस्टम है, पोर्ट है, या जितने SBC है, KD है, जितने इदारे हैं, इनको अगर आप ऑनलाइन करके सिस्टम बना दें, आप ऑनलाइन जाएँ, अपना खुद चालान वहीं पर तैयार करें, उसको प्रिंट आउट निकालें, बैंक में जाके जमा करा दें। जब आपका चालान ऑनलाइन निकलेगा, बैंक में जमा होगा, तो करप्शन वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया जो बीच में थर्ड मैन इसको यूज़ करता है। तो एक वाहिद तरीका करप्शन खत्म करने का कि हमें दौर जदीद के हिसाब से अपने IT में इनकलाब लाना होगा और हर वो जगह पर जहाँ पे करप्शन है वहाँ पे लोगों के इख्तियारात को ख़त्म करके, माजरत के साथ अफसरान के इख्तियारात को ख़त्म करके, उस इदारे के लोगों के इख्तियारात को ख़त्म करके ऑनलाइन सिस्टम को लाना होगा जो हर एक के लिए एक्सेसिबल हो। जब चीज़ें ऑनलाइन चल रही होंगी, सिस्टम पर चल रही होंगी, जब उनका इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगी तो करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। सर, आवाम की तरफ से बड़ा वावेला मचाया जा रहा होता है, खास करके जब बैंक से उनकी ट्रांजैक्शंस में पैसे कट रहे होते हैं। तो अब सिलसिला ये कि अगर कोई शख्स ट्रांसफ़र भी कर रहा है तो उसमें भी पेमेंट्स कट रही हैं। तो एक ये सिलसिला और दूसरा टैक्स पे और टैक्स जो पे नहीं कर रहे हैं, इनको क्या मशवरा देंगे आप? अच्छा सवाल है आपका, और एक सवाल में दोनों के जवाब हैं। देखें, जो आपने कहा कि लोगों के पैसे कटते हैं और वावेला करते हैं, वो एक जो टैक्स कटता है गवर्नमेंट की तरफ से आपकी ट्रांजिशन के ऊपर, तो आई थिंक आज 0.6% है। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने अपनी ही कमाई, अपनी बाप दादा के पैसे कहीं से भी करके अगर 10 लाख रुपए बैंक में रखें और किसी वजह से उसको कोई चीज़ ख़रीदने के लिए पैसे निकालने पड़ेंगे, तो 10 लाख को निकालने के लिए 6,000 रुपये पैसे काटने पड़ेंगे, जिस पर लोग चीखते हैं। लेकिन वो उनके पैसे कट रहे हैं जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स के रिजीम में नहीं है। लेकिन आप देखें, सोचने की बात यह कि अभी भी बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो वो 6,000 रुपये 10 लाख पे या 600 रुपये लाख पे देने को तैयार है, लेकिन टैक्स नेटवर्क में नहीं आते। उनको खौफ है, वो अनपढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो घबराते हैं आपकी फाइलिंग से और इनकम टैक्स के सॉरी टू से कि जो FBR का जो नॉन फ्रेंडली बिहेवियर है, या जो उस तरीके से लोग डरते हैं कल को ऑडिट खुलेगा, लेटर आएंगे, नोटिस आएंगे, जुर्माने होंगे, गिरफ्तारी होंगी, वो कहते हैं भाई एट सोर्स पैसे कटा दो और सुकून में आ जाओ। लेकिन ये चलेगा नहीं, हमें टैक्स रिजीम को बढ़ाना होगा। टैक्स देखें ना, 22-23 करोड़ की आबादी के मुल्क के अंदर 12, 14, 15 लाख टैक्स पेयर हैं, जिसमें सैलरी परसेंट भी हैं, जिसमें कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज़ भी शामिल हैं। उसमें भी ये टैक्स पेयर नहीं है, ये फाइल, इसमें बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स NTN तो लिया हुआ लेकिन प्रॉपर फाइलर नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आप सोचें कि कोई परसेंटेज ही नहीं है इतने बड़े मुल्क में, जहाँ पे इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ों से नवाजा है जो मतलब मादनियात से और आपके अजनास से, और जो एक्सपोर्ट पे हम करने जाते हैं, हमारी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, और इस मुल्क के अंदर टैक्स में लोग आते हुए घबराते। उसका सबसे बड़ा बुनियादी वजह है कि हमारा मैकेनिज़्म ख़राब है। हम बातें तो करते हैं कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाएंगे, लोगों को लाएंगे, कैसे लाएंगे? आपको उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना होगा। जैसे अभी इसी बजट में वो सेल्फ उन्होंने असेसमेंट की एक स्कीम निकाली है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है। इसको सपोर्ट भी करें और इसको ईजी करें, इसको कंट्रोल करें। सेल्फ असेसमेंट करने के बाद भी अगर उसका ऑडिट खुलता है और उसको नोटिस आते हैं तो आपकी सेल्फ असेसमेंट नाकाम हो जाएगी। उसको ये गारंटी करें, अश्योर करें। मैं नाम लेना नहीं चाहता, माजी में एक दौर हुकूमत ऐसा भी गुजरा था कि उन्होंने इसको प्रमोट किया था और उस दौर में जो रिटर्न फाइल की जाती थी वही आपका असेसमेंट होता था, वही आपका ऑर्डर होता था। लोगों ने बहुत बड़ा नेटवर्क डेवलप हुआ। आज लोग डरते हैं और वो उनका डरना जायज़ है। यही वजह है कि लोग उसमें आते हुए घबराते हैं। जब ये चीज़ें आप इजी कर देंगे, हर आदमी फाइलर होगा, तो ना उसका वो पैसे बैंक से टैक्स निकालने में कटेगा और कुछ ना कुछ टैक्स गवर्नमेंट के पास भी तो जाएगा ना। तो ये कुछ ना कुछ नहीं सोचते, ये ओवरऑल एक रात में सब कुछ बनाने का सोचते हैं, और यही वजह है कि वो ना ये पूरा कर पाते हैं ना वो पूरा करूँगा। सर, मुझे बताइएगा, खास करके कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं कि फ्रेंडली है कंस्ट्रक्शन के हवाले से?
देखें, कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर स्पेसिफिक आप बजट की बात करेंगे तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, कोई ऐसा इंसेंटिव नज़र नहीं आएगा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया गया हो। लेकिन इससे पहले खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस सेक्टर को फोकस किया और बहुत ज़्यादा इस पर उन्होंने इंसेंटिव दिए हैं, जिसकी मेरे ख्याल से माजी में मिसाल नहीं मिलती। उसमें नो डाउट के बड़े अच्छे चीज़ें उन्होंने दी हैं। उस पर मैं समझता हूँ कि इस दौरे हाजिर के हवाले से इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक जो उन्होंने इंसेंटिव दिया था एमनेस्टी स्कीम के लिए, जिसकी आई थिंक 30 जून को डेट ख़त्म हो रही है, ये बिल्डर्स का मुतालबा भी है और मैं समझता हूँ कि बड़ा जायज़ मुतालबा है। जो कोविड के हवाले से पिछला साल गुजरा है और जिस तरीके से चीज़ें रुकी रही हैं, उसमें इनको कम से कम जून 2022 तक के इसको बढ़ाना चाहिए ताकि उस मकसद का फ़ायदा तो हासिल हो सके ना। वरना ये उन्हीं की तरह ही चीज़ें जो है एक अनाउंसमेंट होगा और उस पर एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होगा और ये बिला जाए फाइलों में चीज़ें चली जाएंगी। गवर्नमेंट चाहती है कि ये बेनिफिट लोगों को मिले, एमनेस्टी स्कीम में लोग आएँ, उसको डिक्लेयर करके काम करें, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, अपना कंस्ट्रक्शन के काम बने, लोगों को रोज़गार मिले या गरीबों को घर मिले। तो ये सब तमाम वो इंसेंटिव जिसकी डेडलाइन आ रही है इंक्लूडिंग एमनेस्टी की, वो उनको एक्सटेंड करना चाहिए ताकि लोग रिलैक्स हों और इस पर काम कर सकें। सर बेसिकली अगर हम बिल्डर्स के हवाले से बात करें, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें, तो हम ये देख रहे हैं कि ग्रेजुअली, क्योंकि इस साल तीसरा साल जो है इस हुकूमत का शुरू हो गया है और ग्रेजुअली कीमतें अगर देखें, सरिया की देखें या सरिया के साथ अगर सीमेंट देखें या बजरी देखें, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपने की और मैं इस वक्त ये, क्योंकि टॉपिक आपने कंस्ट्रक्शन का छेड़ा है, बुनियादी तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जुज़ होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ज़मीन के बाद उसको बनाने के लिए, वो सरिया, सीमेंट और फिर रेती, बजरी, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जिस दिन बजट अनाउंस हुआ उसके नेक्स्ट डे से अगर आप स्टेटिस उठा के देखेंगे तो सीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई। और अगर हम, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, वो ये हैं कि अगर हम दिसंबर से ये जून, जो 6 महीने, एक साल, आधा साल होता है, उसमें खाली स्टील की जो प्राइस बढ़ी है 30,000 रुपये पर टन बढ़ी है। तो एक तरफ तो हम सस्ते घर और वो अपना घर और इस टाइप की चीज़ें करने जा रहे हैं, जब हम सरिया सीमेंट ही महंगी कर देंगे तो कैसे सस्ता बना सकेंगे। जबकि आप खाली देखेंगे इस एक महीने में मैं देख रहा था कि अगर हम मई और जून में ही देखें तो 3 मुख्तलिफ फेजेस के अंदर 10-12 हज़ार रुपये स्टील की प्राइस बढ़ी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवर फुटिंग लेवल पे, क्योंकि उनका मेन फोकस काम, मैं अक्सर मजाक से भी कहता हूँ कि इमरान खान साहब का जब हुकूमत में आने के बाद उन्होंने 2 C पे बड़ा फोकस किया, एक C फॉर करप्शन और एक C फॉर कंस्ट्रक्शन। तो करप्शन पे तो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पैकेज दिए जिसको तमाम लोगों ने सराहा। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ऐसा पैकेज नहीं मिला, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन या उसकी मराद या उसकी सहूलत एक आम आदमी तक या मासिस तक पहुँचने में मेरे ख्याल से वक्त लगेगा। उस पर और रिलैक्सेशन देना होगा, टाइम देना होगा, सहल करना होगा, निज़ाम को आसान करना होगा, सिस्टम को आसान करना होगा। वरना जो पुराना फरसुदा निज़ाम चल रहा है, माजरत के साथ जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इसको नहीं चलने देंगे। ये रुक जाए। एक्सपोर्ट पे भी बात करना चाहूँगा। एक्सपोर्ट के हवाले से मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हम कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्रीज़ का चलना ज़रूरी है। ख़ास करके अभी जो रिसेंटली सिचुएशन, इसमें हम गैस का बहरान देख रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? गैस का बड़ा संगीन बहरान है जिस टाइम, ख़ासतौर पर कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए समझ से बाहर है, लम्हा फ़िक्र है। मैं कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए, इस वक्त मैं मुतालबा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, तमाम वो जो ऐवान वाला के लोग हैं या जो इक़्तिदार आला अपने हाथ में रखते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको चाहिए कि सब छोड़ के ना इस टाइम गैस के मसले की तरफ आएँ। इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट आपकी डिक्लाइन हो जाएगी, कैसे इंडस्ट्री चल सकती है? आप देखिए 1200 mm FCFD की रिक्वायरमेंट जो है ना वो कराची की है, जो 980 खाली सिंध प्रोड्यूस करता है। आर्टिकल 158 बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि जी जो सूबे में गैस प्रोड्यूस होती है पहला राइट उनका है, तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे जो स्टेशंस हैं वो मेंटेनेंस पे जा रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं, वो शट डाउन हो रहे हैं। ये क्या, ये कोई सियासी तौर पे खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, या कोई ऐसी ताकतें जो इस मुल्क में इकनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहती या इसको फ्लोरिश नहीं होने देना चाहती, हमारे एक्सपोर्ट को ख़त्म करना चाहती, कि खुदा न खास्ता वो तो इसमें कोई पीछे पसे पर्दा काम नहीं करी। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये मैं समझता हूँ कि मैं इंडस्ट्री के लोगों में उठता बैठता हूँ, लोगों में खौफ है कि उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि जो इंडस्ट्री गैस पर चल रही होती है वो इतने बड़े नेटवर्क, इतने बड़े सेटअप होते हैं कि वो बंद करके रीस्टार्ट करने में 1 दिन लग जाता है, चंद घंटे लग जाते हैं। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है और उसको पहले वॉर फुटिंग लेवल पे सबसे पहले इस मसले को हल करके गैस की सप्लाई इंडस्ट्रीज़ को, बिलखुसूस कराची की एक्सपोर्ट जो बड़ा हब है कराची का, इंडस्ट्री को नहीं रोकनी चाहिए और उसको बहाल करनी चाहिए। सर सिंध हुकूमत के हवाले से बताइएगा, सिंध हुकूमत ने इंडस्ट्रीज़ के लिए 3 बिलियन का बजट रखा है, तो क्या ये काफ़ी है और इसमें कितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए? हम क्या अचीव कर सकते हैं खास करके इस 3 बिलियंस में जो कि पूरे सिंध के लिए रखे हुए हैं? बहुत छोटा बजट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो माजी में मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छे इक़दाम हुए हैं। एक ज़माने में जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो रिवायत उस टाइम से शुरू हुई कि तमाम जो 7 टाउन एसोसिएशंस कराची की हैं उनको 25-25 करोड़ रुपये दिए गए और एक मैचिंग ग्रांट 25 करोड़ रुपये फेडरल गवर्नमेंट से मिलनी थी जो भला ना मिल सकी।
इस हुकूमत ने इस ख़ास तौर पे मैं इनका बड़ा मशहूर मुराद अली शाह साहब का कि उनके दौर में हमें काली कोरंगी के समेत तमाम जितने टाउन इंस्टीट्यूशन हैं उनको सवा अरब रुपया डेवलपमेंट के लिए दिया गया, जिससे उसकी डेवलपमेंट नज़र भी आती है। अब 1.25 अरब आपने एक जोन को दिया और 7 जोन है, अब 3 अरब रुपये आपने मुख्तस किए हैं तमाम के लिए, तो वो तो कुछ भी नहीं है, तो नहीं हो सकेगा। इसको बढ़ाना होगा, इसमें ठीक इसको मतलब एटलीस्ट पिछले जैसा अगर आप नहीं बढ़ाते तो माजी जितना दिया उसको उस हद तक तो मेंटेन करना होगा कि आप काम देखें ना, वो एक्शन इज़ लाउडर देन वर्ड्स, कि आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, काम हो रहा है, आप देखें, असेसमेंट करें, उसको चेक करें और उसके बाद फिर उसको इस पैसे को बढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं और ऐड कर दूं, जो आपने पिछले सवाल ने मुझसे की थी कि ये बिज़नेस के हवाले से, गैस के हवाले से आपने उस टाइम कहा था कि जी किस एक्सपोर्ट किस तरीके से होगी, डिक्लाइन तो नहीं होगी। मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर दूं कि हम जिस रीजन में रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड के अंदर, जिस रीजन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जिस हमारे कंपटीटर हैं, चाइना की हम बात नहीं करते, चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 37% ज़्यादा बेयर कर रहे हैं अपने नेबर कंट्री से। जिस मुल्क के अंदर सारा कारोबार एक सेल फ़ोन के ऊपर होता है और एक चलते फिरते आप मोबाइल से पूरा बिज़नेस कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप 37% ज़्यादा कॉस्ट बेयर करके कैसे अपने एक्सपोर्ट को कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री को चला सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें वो चीज़ को जो इंडस्ट्रियलिस्ट चीखता है, जो एक्सपोर्टर चीखता है, उसको हुकूमत सुन के उन चीज़ों को उन शोबों में जाके उनके रेट कम करने होंगे, वो इंसेंटिव देना होगा। देखें आज बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया। वो एक माजरत के साथ हम मजाक से कहते थे कि जो उनका इस करेंसी उसको हम टका कहते थे, तो लोग उसकी इतना डी वैल्यू था कि लोग मतलब मजाकन कहते थे कि यार ये तो टके की चीज़ भी नहीं है, तो टके की बात भी नहीं है। आज उनका टका हमारे रुपये से ऊपर चला गया, जो कि एक सोचने की बात है। इंडियन करेंसी हमसे आगे, हम बहुत बड़ी जगह पर बैठे हैं, हर चीज़ अल्लाह ने हमको नवाजा है। सूरह रहमान अगर उठा के देखें तो हर चीज़ जो अल्लाह ने उसमें की है इस मुल्क में अल्लाह ने दी है। हर चीज़, पहाड़, सूरज, दरिया, नहर, क्या नहीं है, सिर्फ उसको तरीक़े से चलाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अब ये हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये एक नए विजन के साथ आए हैं। ठीक है, सियासी इख्तलाफात हर जगह होते हैं, हमारा उससे वास्ता नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कि ये इंडस्ट्री के लोगों को सुने। शौकत तरीन साहब एक अच्छा एडिशन है इस हुकूमत में, ऐसे ही लोगों को और आगे लाएँ जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें जो डोवेटेड काम करना चाहते हैं, अपनी डोवेशन के साथ आना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको लाएं, तो मेरे ख्याल से चीज़ें और बेहतर होंगी। सर रिसेंटली हम देख रहे हैं कि मुल्तान एयरपोर्ट हो गया या लाहौर एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, इसको गिरवी रखवाया जा रहा है खास करके तरक्की के लिए, तरक्की के कामों के लिए। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, खास करके अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताएगा कि इसको किस तरह देखते हैं? मुल्क के जो एसेट्स होते हैं ना, वो तो अमानत होती है सब कौम की, उसमें किसी सियासी जमात का, किसी चंद लोगों का तो हक़ नहीं है, वो तो हमारा आपके सबकी वो चीज़ें हैं। उसको मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि ये बातें सिर्फ हम मीडिया से या मुखालफिन से या सियासी लोगों से सुनते हैं, मुझे नहीं पता इसकी रियलिटी क्या है कि कितना गिरवी रखा गया, कितना नहीं रखा गया, लेकिन हमें चाहिए कि जो हमारे नेशनल एसेट्स हैं उनको खुदारा हमें किसी कंडीशन पर भी गिरवी रखना नहीं चाहिए, वही हमारी सब कुछ है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया है जैसे सुनने में आ रहा, तो फिर हमें इसको वहाँ से जो है ना वो रिडीम कराना चाहिए, वहाँ से निकालना चाहिए, ताकि ये हमारे एसेट्स, हमारा सरमाया हमारे मुल्क के लिए महफूज रहे। सर तजावुज़ात के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, ख़ास करके हम देखते हैं कि जी बड़े बड़े टावर्स बना दिए जाते हैं या मार्केट्स की प्रॉपर्ली शॉपिंग मॉल्स बना दिए जाते हैं, और फिर जब वो 10 साल बनने के बाद लोग बसना शुरू हो जाते हैं या लोग अपने कारोबार शुरू कर लेते हैं, फिर वो डिमोलिश की तरफ चले जाते हैं। तो इसको किस तरह देखते हैं और इस पर हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं बड़ी सिंपल बात करूँगा कि कोई भी टावर, कोई भी दुकान, कोई भी प्लाज़ा, कोई भी अपार्टमेंट उस वक्त तक नहीं बनता जब तक कि बेशुमार मराहिल से आपको रिलेवेंट जो इदारे हैं, जो रेगुलेट पूरे निज़ाम को करते हैं, उनकी NOC, उनके अप्रूवल, उनकी मॉनिटरिंग शामिल ना हो। ये मतलब आप एक 80 गज़ का किसी गले महल्ले में क्वार्टर भी बनाते हैं तो उसको भी रोकने के लिए जो है ना आपकी मोबाइल आ जाती है कि इसके कागज़ दिखाओ पूरे है या नहीं। तो इतने बड़े बड़े टावर इतनी बड़ी शराहों के ऊपर बने हैं, तो ये एक दिन में तो नहीं बने, जाहिर बात है इसमें कई साल लगे होंगे, और मुल्क का वो कौन सा बड़ा आदमी नहीं है जो इस रोड से नहीं गुजरा होगा, जिसने इसको नहीं देखा होगा। तो ज़रूर, और बनाने वालों का भी ये है कि जी हमने इसको एक प्रोसेस के तहत बनाया। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या सही है, लेकिन अब वो बन गया, यह गलती हो भी गई है, जैसे कि हमारी अदालत ने जो एक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है, मैं उस पर बिल्कुल कुछ समझ के फ़ैसला किया होगा, और मैं समझता हूँ कि उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस पर नज़रसानी करें, और अगर इसको किसी तरीके से रेगुलराइज़ कर दिया जाए या किसी तरीके से कोई कंपनसेट करके इनको किसी न किसी तरीके से उन लोगों को, ख़ासतौर पर जो उसमें रह रहे हैं, उनको अकोमोडेट कर दिया जाए तो उनके लिए भला होगा। वरना आपको सोचें कि लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई है, ज़िंदगी भर का वो एसेट्स है, वो तो तबाह हो जाएंगे। जिस तरीके से वहाँ लोग करें कि जी अगर इसको गिराएंगे तो हम इसके साथ ही इसमें दफन हो जाएंगे, वो ये फैक्ट है। तो हमें उनको बचाने के लिए कोई ऐसा पैकेज या ऐसा कोई रास्ता, मिडल रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे
वो जो अगर कुछ गलत हुई है तो वो भी ठीक हो जाए और ये लोग भी कंपनसेट हो जाए। जी सर, मुझे बताइएगा कि खास करके आवाम के लिए हम देख रहे हैं शुगर और खास करके अब पेट्रोलियम के जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ रही है, तो खास करके जो एक आवाम है जो बिल्कुल निचला तबका है वो अफेक्ट हो रहा है इससे, तो फिर आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? शुगर के लिए मैं थोड़ा सा नहीं समझ पाया कि उन्होंने क्यों उस पर टैक्स लगाया, जिससे मैं समझता हूँ कि 7-8 रुपये पर किलो की प्राइस शुगर की डेफिनेटली बढ़ जाएगी, जो कि उसका यूज़र अमीर और गरीब सब यूज़ करते हैं। आटे के हवाले से भी आजकल स्ट्राइक चल रही हैं कि उन्होंने वो सेल टैक्स लगा रहे थे 17% वीट ब्रांड पर, जो शायद गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। टर्नओवर टैक्स पे भी उनको जो है ना वो जो डिमांड थी पूरी की गई है। ऐसी ना जो ये बुनियादी हमारे आटा चावल चीनी घी इस टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि एक बात और ऐड कर दूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, घी सेक्टर वाले लोग बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि ये फाटा पाटा के अंदर जो है ना उन्होंने ड्यूटी रेट 0 कर दिया है, तो वो उनको बड़ा ही खौफ है कि वहाँ जो प्रोडक्शन होगी वो पूरा का पूरा निज़ाम को ख़राब कर देगी, वो माल वहाँ तैयार होकर शहरों में आके बिकेगा और जो यहाँ की इंडस्ट्री है वो नहीं चला पाएगी क्योंकि वो ड्यूटी बेयर कर रही है इसके ऊपर, तो उनको वो भी एक यूनिफॉर्म तरीके से उनको भी रखना पड़ेगा। और ये बुनियादी अजनास हैं आटा चावल चीनी की, जो हर घर हर गरीब हर अमीर हर फ़कीर की ज़रूरत है, उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इसकी प्राइसेस पे कंसीडर करें। और जो उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आपकी बिजली, गैस और आपका पेट्रोल और डीज़ल। ये ऐसा कोई जामे वाज़े चीज़ बजट में नहीं बताई गई जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोई इनकलाबी तौर पे इसमें कमी आएगी, लेकिन यही वो चीज़ हैं जिससे आपका पूरा निज़ाम चलता है और एक गरीब का चूल्हा जलता है। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बड़े लेवल पे क्या करने जा रहे हैं, हमारे लार्ज सेक्टर क्या काम कर रहा है, या हमारा टैक्स रेवेन्यू कितना आ रहा है, या हम किस चीज़ में जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, उनको उन चीज़ से वास्ता नहीं, वो चीज़ समझ ही नहीं पाते। उन्हें पता कि मेरा घर का राशन अगर आज इतने पैसों में चलता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी फ़र्क आएगा तो मुझे उससे मेरा, जैसा कि उन्होंने 20,000 रुपये तनख्वाह कर दी है और 10% शायद उसमें पेंशन में और सरकारी मुलाजिम तनख्वाह में इजाफा किया और 20% मिनिमम जो स्केल वेजेस की है, बहुत अच्छा इकदाम है। इससे जाहिर सी बात है इसमें भी घर तो नहीं चलता, लेकिन चलें बहुत बेहतर है। अभी और बात है, मैं आपके तवज्जुह से ये बात भी कर दूँ कि सिंध गवर्नमेंट के साथ भी एक थोड़ा सा हमारा रिक्वेस्ट चल रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने एकदम आउट ऑफ द वे जाके 25,000 रुपये जो है ना वो वेजेस कर दी हैं, जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने 20,000 की है। तो इससे सूबे के अंदर जो इंडस्ट्री के ऊपर अगर कॉस्ट बढ़ेगी, खुदा न खास्ता मेरा मकसद ये नहीं है कि 25,000 रुपये ना दिए जाएँ गरीब आदमी को, लेकिन क्योंकि कंपटीशन है, काम करना है, एक सूबे के अंदर 20,000 रुपये 25,000 रुपये का जिस फैक्ट्री में 12,000 आदमी काम करते हो, उनसे अगर आप 5,000 रुपये पर आदमी के स्केल बढ़ाते हैं तो वो शायद अपने आप को ना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट को भी कंसिडर करना चाहिए। सर मुझे बताइएगा कि जो बजट अब आया है आप इसको कैसे देखते हैं, ये बिज़नेस फ्रेंडली है या पब्लिक फ्रेंडली है? देखें, जनरली देखा जाए तो ये पब्लिक एंड बिजनेस दोनों फ्रेंडली है, क्योंकि मैं अगर ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचूं तो ये फ्रेंडली है, क्योंकि देखें जो हुकूमत है उसका पहला यही होता है, सोच ये होती है कि या तो हुकूमत को फ़ायदा पहुंचे या आवाम को फ़ायदा पहुंचे। वो बीच के सर्कल को जिसको आप बिजनेसमैन कह लें या इंडस्ट्रीज कह लें, उनका वो बहुत बाद में सोचती है, मासिस के लिए पहले सोचती है। इस पर जनरली चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी जो मेरा जितना मुशाहिदा, जितना मैं इसको पढ़ सका हूँ देख सका हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने सुना था कि जानवरों की जो मेडिसिन से उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, तो अब उसका अल्टीमेट बेनिफिट नुकसान क्या होगा, सॉरी, कि वो जो एड ऑन होकर वो जानवरों की कीमतें महंगी होंगी, वो फिर गोश्त महंगा होगा। ऐसी जैसे कि चीनी के पैसों में बढ़ा दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ चीज़ें बहुत डायनेमिक इसमें की गई हैं जिसका असर डेफिनेटली आएगा, प्राइसेस के ऊपर चीज़ों पे आएगा। सेल टैक्स पे उन्होंने रिडक्शन किया, उसका असर पड़ेगा, विथहोल्डिंग टैक्स खत्म किया, उसका असर पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना छोटी मोटी चीज़ें जो बेसिक नीड है, जैसे आपने कहा ना फ्रेंडली तो ये दोनों है, लेकिन फ्रेंडली बनाना होगा। अभी तक फ्रेंडली कह सकते हैं, फ्रेंडली उस टाइम बनेगा जब 2-4-6 महीने में हम इसकी एग्जीक्यूशन में जाएंगे और चीज़ें बेहतर करके हम खुद, आज जून में बैठे हैं, दिसंबर में हम खुद कहेंगे कि हाँ इस बजट ने ये चीज़ें बेहतर की हैं, तब तो फ्रेंडली, पब्लिक भी फ्रेंडली है और बिज़नेस फ्रेंडली भी होगा। और अगर ये चीज़ें ना हो सकी और माजी की तरह सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही रह जाएंगी तो फिर अनफॉर्चुनेटली किसी के लिए भी फ्रेंडली नहीं होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को और ख़ास करके हुकूमत को बजट के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें तो आप। मेरा देखें, हुकूमत को तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और मैं करते आ रहा हूँ। मैं नहीं, हम हमारे इंडस्ट्री से, बिज़नेस सर्कल से जितने लोग भी हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अपनी अपनी आरा उन तक पहुँचा रहे हैं। डेफिनेटली वो उनको चाहिए कि इस पर बजट से पहले भी बेशुमार प्रपोजल जाते हैं हुकूमत के पास, अब भी गए, क्योंकि बजट बड़े हंगामी तौर पर बना। फाइनेंस मिनिस्टर साहब चेंज हुए और उन्होंने आगे, बहुत सलाम है उनको कि उन्होंने इतनी जल्दी सब चीज़ें कवर करके एक अच्छा बजट दे दिया। तो उसमें, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रपोजल पे देखा भी गया, नज़र आते हैं कि उस पर कंसीडर किया गया और उसको उसमें शामिल किया गया है। अभी भी बहुत सारी इसमें ज़रूरत है। और जहाँ तक पब्लिक को मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो इस मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके से हम गुजर रहे हैं, जो दुश्मन हमारे पीछे क़ुव्वतें लगी हुई हैं, तो हमें थोड़ा सा सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ेगा। मुझे ऐसा नज़र आता है, एज ए इंडस्ट्रीज, एज ए बिज़नेस में ऐसा नज़र आता है कि आगे आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा होगा। और वैसे तो खैर तारीख तो ये कहती है कि आप 70 साल के पुराने अखबारात उठा
उठा के देख लें तो हर साल मैंने ये अखबार में अगर आप देखें तो लिखा हुआ होता है कि मुल्क इस टाइम नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो नाजुक तरीन दौर गुजरते गुजरते आज माशाल्लाह हम कहाँ से कहाँ 70-75 साल से ऊपर निकल गए, 78 साल। तो अल्लाह करे कि अभी नाजुक दौर ख़त्म हो, आवाम खुशहाल हो, लोग खुशहाल हों, उनके इकनॉमिक हालात बेहतर हों, मुल्क में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक इनकलाब आए, वही एक ज़रिया है आपके रिवाइवल का, और हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो अल्लाह करे सब मिल के, गवर्नमेंट भी, लोग भी, सिविल सोसाइटी भी, और सबसे बढ़ के आवाम अगर इसको समझेगी तो इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। सर बस एक आखिरी क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, वक्त बहुत कम है, और वो क्वेश्चन जो है वो हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमसे बोल रहे होते हैं कि जी पूछे, तो मैं प्रोग्राम की तवज्जो से मैं पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने खास करके इस बजट में कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें नेग्लिजेंसी, मतलब हम कहें कि थोड़ी सी रुकावट है, या एक ऐसा कोई सेक्टर जिसको नज़रअंदाज किया हो, कुछ ऐसा समझता मैं समझता हूँ कि सेक्टर तो कोशिश गवर्नमेंट ने हर लिहाज से कवर किया है चीज़ों को। ये और बात है कि वो हमारी विश के मुताबिक कवर नहीं कर सके, उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ होंगी, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए, अब भी ये चाहिए कि मैं फिर बुनियादी तौर पर जो बेसिक नेसेसिटी है, आटा, चावल, चीनी, घी, दाल, जो बेसिक हर आदमी की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ बिजली, गैस, पेट्रोल और डीज़ल, इसको कोई वॉर फुटिंग लेवल पे जो इससे इस काम को समझते हैं लोगों को साथ बिठाएं, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाएं कि हम आगे वाले 3 महीने में इसको कैसे कम कर सकते हैं, फिर अगले 6 महीने में कैसे कर सकते हैं, फिर आगे पूरे साल में कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बजट से रिलेटेड नहीं होती, बजट एक तखमीना होता है जो लगाया जाता है, लेकिन उसमें सब्सिडी रखी जाती है, उसमें और चीज़ें रखी जाती हैं, रेवेन्यू टारगेट रखे जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसी और खाते में जाके अपने आप को बेयर कर ले, लेकिन इस चीज़ों में आवाम को रिलीफ दे। ये पॉलिटिकली तौर पर भी हुकूमत के लिए बेहतर होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, खुशहाली आएगी, और हर आदमी इससे, और आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपके कारोबार में भी ग्रोथ आएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम लोगों ने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे जौहर अली कंधारी साहब, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत हुई, खास करके बजट के हवाले से मुख्तलिफ सेक्टर पे बात की गई, इंडस्ट्री से लेके एक आम आवाम के जो मसाइल हैं उस पर भी डिस्कशन की गई। बिल्कुल बजट तो ये प्रोग्राम की नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मुख्तार अहमद को, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।